हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संगनी क्लास 4 चैप्टर 2। आज के चैप्टर का नाम है अनोखा इलाज। ये एक कहानी है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने समक्ष रूप से पाठकों को बताया है कि मनुष्य को प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। यानी या इस पाठ में क्या बता रहे हैं कि हमें मनुष्य को अपने काम के साथ साथ आराम भी करना चाहिए, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे। ये तभी हम एक दूसरे को स्वस्थ देख सकते हैं। अब अगर हम बहुत सारा काम करेंगे बच्चों और आराम नहीं करेंगे तो हमारे शरीर कैसे स्वस्थ रहेगा। तो इसी तरीके से इस कहानी में कवि कह रहे हैं कि हमें काम के साथ साथ आराम भी करना चाहिए ताकि हम खुद भी स्वस्थ रहें और दूसरों को भी स्वस्थ देखें। एक नगर में रहते थे एक सेठ। नाम तो उनका गरीबदास था, पर वे बिल्कुल भी गरीब ना थे। उनके पास ढेर सारा धन था और बहुत सी अचल संपत्ति। तो एक बार एक नगर में एक सेठ रहते थे जिनका नाम गरीबदास था, बट वह नाम ही था उनका गरीबदास। उनके पास बहुत सारा धन था और उनके पास बहुत सी अचल संपत्ति भी थी। सेठ जी को सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध थी, लेकिन एक दुख सभी सुखों को मिट्टी बना रहा था। उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता था। उन्होंने अनगिनत बीमारियां पाल रखी थी। अब सेठ जी के पास धन तो बहुत था, लेकिन उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता था। उनके बॉडी में बहुत सारा बीमारियां थी। तो इतनी सारी बीमारियों के बाद आगे क्या हुआ? धीरे धीरे सेठ जी का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। बड़े बड़े डॉक्टरों के इलाज से भी कोई लाभ नहीं हुआ। काबिल वैद्य और हकीम भी फेल हो गए। मर्ज बढ़ता ही गया। सेठ जी और उनके परिवार वाले परेशान थे। नौकर चाकर भी चिंतित थे। रोग ऐसा था कि ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब आगे क्या हुआ बच्चों? जो सेठ जी थे, उनकी जो बीमारी थी उसकी वजह से उनकी सेहत जो है वो बढ़ती ही जा रही थी, बेकार होती जा रही थी उनकी सेहत। कितना इलाज करा, काबिल डॉक्टर्स हकीम सबको बुलाकर देख लिया, मर्ज जो था उनका फिर भी बढ़ता ही जा रहा था। और सेठ का जो परिवार था वो ये देखकर बहुत परेशान हो रहा था। जो उनके नौकर चाकर थे वह भी बड़े परेशान थे और रोग भी ऐसा था जो सही होने का नाम ही नहीं ले रहा था। निराश होकर सेठ जी ने घोषणा करवाई कि जो भी उन्हें ठीक करेगा उसे मुंह मांगा इनाम मिल जाएगा। इनाम के लालच में कई डॉक्टर और वैद्य आए, इलाज भी किया, लेकिन सेठ जी की दशा ज्यों की त्यों बनी रही। तो अब परेशान होकर सेठ जी ने भी क्या करा, ऐसी एक अनाउंसमेंट करा दी कि घोषणा करा दी कि अब जो भी मुझे सही करेगा मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। जिसके चलते हुए काफी लोग लालच में आए, काफी डॉक्टर्स जो थे वो लालच में आए, बट कोई भी सेठ को सही नहीं कर पाया। एक दिन सुबह एक बूढ़े हकीम सेठ जी के पास आए। उनकी नब्ज देखी, शरीर की जांच पड़ताल की, नौकरों को अलग से जाकर कुछ पूछा, रसोइया से भी चुपचाप बातें की। अब सेठ जी से पूछने की बारी थी। हकीम जी मुस्कुराते हुए बोले, सेठ जी आपके पास इतनी दौलत है, पर लगता है आप खाने पीने में काफी कंजूसी करते हैं। अब एक बूढ़ा हकीम आया जिसने चुपचाप से करके सबसे बातें की। वहां के जो सर्वेंट्स हैं उनसे बातें की, जो खाना बनाते हैं उनसे बातें की, सबसे बातें की, उनकी नब्ज चेक करी। आखिर में वो सेठ के पास आते और क्या बोलते हैं कि आपके पास बहुत सारा माल है, बहुत सारा धन है, लेकिन आप खाने में बड़ी कंजूसी करते हैं। खाने पीने में कंजूसी भला क्यों सेठ जी चौके? ठीक से खाते पीते तो बीमार क्यों पड़ते? खैर छोड़िए, अपनी खुराक के बारे में बताइए। खुराक तो मैं ठीक ही लेता हूँ। सवेरे 8 खस्ता कचौरी पकौड़े, 1 कटोरा हलवा, 1 कटोरी मलाई, कुछ सूखे मेवे व 1 लोटा दूध नाश्ते में। और दोपहर को जो सेठ जी होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, वो वैद्य जो आता है, जो डॉक्टर आता है कि ठीक है आपने मुझे पूरी दिनचर्या बताया, क्योंकि वो कहता है कि मैं बहुत अच्छे से खाता हूं, मैं तो कोई कंजूसी करता ही नहीं। तो जब वो डॉक्टर से पूछे क्या क्या खाते तो वो कैसी कैसी चीजें बताता है, वो बताता है खस्ता कचौरी पकौड़े, 1 कटोरा हलवा, कटोरी मलाई, ये सब चीजें वो बताता है। इतने में वो उसे रोकते हुए कहते हैं, ठहरिए,
इतना सुनकर ही मेरे मुंह में पानी आने लगा। दोपहर और शाम को की खुराक इससे 2 गुनी ज्यादा होगी ही। हकीम जी भी बीच में बोल पड़े। अब वो सिर्फ सुबह का ही नाश्ता बता रहे थे, तो हकीम जी उन्हें कहते मेरे पेट में भूख लगने लगी मुझे। अगर सुबह इतना खाते तो दोपहर और रात में कितना खाते होंगे। आपका अनुमान ठीक है, पूड़ी और पराठे मुझे बेहद पसंद है डॉक्टर। खाता हूं फिर भी समझ में नहीं आता कि चलते चलते मेरा दम क्यों फूलने लगता है। सेठ जी बोले। तो कहते खाता तो मैं बहुत अच्छे से हूं, मुझे पराठे पूड़ी ये सब बड़ी पसंद है, लेकिन अब चलते चलते सांस फूलने लगता है। हकीम जी ने कहा आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, पर इलाज शुरू करने के लिए पहले मैं कुछ बातें साफ करना चाहूंगा। कहिए आप क्या कहना चाहते हैं, सेठ जी ने पूछा। तो कहते तुम सही तो हो जाओगे, बट इलाज शुरू करने से पहले मुझे कुछ साफ साफ बातें करनी है। तो सेठ जी भी कहते कि बताओ क्या बात करनी है। अच्छी तरह सोच लीजिए, मेरे इलाज पर आप नाराज तो नहीं होंगे। इलाज यहां से दूर एक सुनसान जगह पर किया जाएगा। हकीम जी ने कहा। तो कहते कि सोच लो, मैं तुम्हें बात तो बता दूंगा, लेकिन तुम्हारा जो ये इलाज है कहीं दूर किया जाएगा। मेरे इलाज से गुस्सा मत हो जाना। भला मैं इससे नाराज क्यों होऊंगा। शहर से बाहर मेरी एक कोठी है, कल सवेरे ही आप वहां मेरा इलाज शुरू कर सकते हैं। सेठ जी बोले मैं नाराज क्यों होऊंगा, मेरे एक शहर के बाहर कोठी भी है, वहां इलाज करते हैं। अब हकीम जी ने अपने साथ लाए हुए आदमी को अलग से जाकर इलाज के बारे में समझाया, फिर वे वहां से चले गए। अब अलग से जाकर हकीम जी ने एक इंसान को पूरा इलाज समझाया और वो वहां से चल दिए। हकीम जी के वक्त के पाबंद थे। सुबह होते ही सेठ जी ने के यहाँ आ पहुंचे। उनका सहायक पहले से ही इलाज की तैयारी करने के लिए वहां पहुंच चुका था। अब जो हमारे हकीम जी थे वो समय के पक्के थे, वो सुबह जल्दी पहुंच गए वहां पे, और जिनको उन्होंने पूरा इलाज बताया था वो भी अपने साधकों को लेके वहां पे पहुंच गए। हकीम जी निर्जन कोठी तक पैदल पहुंचना चाहते थे, पर सेठ जी ना माने। वे बोले क्या कह रहे हो, 4 कदम चलने पर तो मेरा दम फूलने लगता है, आप कोठी तक पैदल चलने को कह रहे हो। इतना पैदल मैं हरगिज ना चल पाऊंगा। 5 गाड़ियां खड़ी हैं, गाड़ी से चलते हैं 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। तो हकीम जी कहते कि यहां से मैं पैदल पैदल जाना चाहता हूं कोठी तक, लेकिन वो तो कहने लगता अरे ऐसे कैसे, 4 कदम चलती तो मेरा दम घुटने लगता है, मैं तो गाड़ी से ही जाऊंगा, 5 गाड़ी खड़ी हुई है, 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। हकीम जी ने पैदल चलने की अधिक जिद न की, दोनों गाड़ी में बैठकर कोठी पर पहुंचे। हकीम जी वहां पहुंचते ही सहायक से पूछने लगे क्या इलाज की सारी तैयारियां हो गई हैं। तो अब जो हकीम जी है उन्होंने ज्यादा जिद ना करते हुए उनके साथ गाड़ी में चले गए और वहां के सहायक से पूछे क्या सारी तैयारी हो गई है जो उन्होंने बोला था। सहायक ने स्वीकृति से सर हिलाया और पीछे वाले कमरे की ओर संकेत किया। आगे आगे सेठ जी और पीछे पीछे हकीम जी उस कमरे की ओर चल पड़े। अब हकीम जी ने जो सहायक था उसने स्वीकृति दी और दोनों आगे पीछे चलने लगे। अब आगे के हकीम जी जो है उस कमरे में की ओर चल पड़े जहां पे उन्हें जाना था। कमरे के बाहर उनके जूते उतरवा दिए गए। नंगे पैर जैसे ही सेठ जी उस कमरे में घुसे, हकीम जी ने फुर्ती से बाहर से सौकल बंद कर दी। अब नंगे पैर जिस कमरे में उन्होंने उनको पहुंचाया, बाहर से उन्होंने संकल बंद कर दी। अब सेठ जी कमरे में अंदर, हकीम जी बाहर। अब जो ये सेठ जी है वो अंदर रह गए कमरे के और हकीम जी बाहर रह गए। अंदर जाते ही ना जाने क्या हुआ, सेठ जी जोरों से चिल्लाने और नाचने कूदने लगे। बात यह थी कि कमरे का फर्श तवे की तरह तप रहा था, उस पर नंगे पैर टिकाए ही नहीं जा सकते थे। अब कमरे में पहुंचे वो बहुत जोर से चिल्लाने लगे, कूदने लगे। क्यों? क्योंकि जो फर्श था वो बहुत ज्यादा गर्म था और तो और नंगे पैर वो और ज्यादा तप दे रहा था। बंद कमरा, तपता फर्श, नंगे पैर। अब सेठ जी उछलने कूदने के सिवा क्या करें। हकीम जी कमरे के बाहर थे। अब जब इतना होता है, वो नंगे पैर थे, इतना गर्म था, वो तो उछलने कूद लगे, वो उसके अलावा करते क्या। हकीम जी कमरे के बाहर खड़े थे, वे चुपचाप खड़े थे। गाड़ी के चालक को भी भेज दिया गया था।
कोई शरारती बच्चा यदि सेठ जी के मोटे थुलथुल शरीर को इस प्रकार उछलता कूदता देखता तो हंसते लोटपोट हो जाता। लगभग 1 घंटे तक वे इसी तरह उछलते कूदते रहे। उनका शरीर पसीने से लथपथ हो गया। तो अब क्या हुआ, जो उन्होंने सारे नौकर चाकर को भेज दिया वहां से, जो गाड़ी से आते जाते, और 1 घंटे तक लगभग जो सेठ जी हैं वो नाचते, इस तरह उछलते कूदते। और तो और वो क्या कहते कि अगर कोई भी छोटा बच्चा हकीम जी को, इस सेठ जी को इस तरह उछलते देखता तो वो हंसते हंसते लोटपोट हो जाता। सेठ जी थक कर चूर हो गए। अब धीरे धीरे फर्श की तपन कम होने लगी। सेठ जी का उछलना कूदना भी उसी हिसाब से कम होता गया। सेठ जी हकीम जी को भी भर कर कोस रहे थे, पर कमरे के बाहर खड़े हकीम जी पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा था। अब 1 घंटे बाद जो वहां की तपती जमीन की वो भी कम होने लगी, और अंदर अंदर बैठे सेठ जी हकीम जी को खूब कोसते, पर उनपे कोई फर्क नहीं पड़ता इसका। पूरे 1 घंटे बाद हकीम जी ने उस कमरे का दरवाजा खोला। पसीने से लथपथ भदवार सेठ जी हकीम जी को गालियां बकते बड़बड़ाते हुए बाहर निकले। हकीम जी धैर्य की मूर्ति बने सब सुनते रहे। उन्होंने सेठ जी को एक पेड़ की छाया में बिठाया। कुछ देर विश्राम करने के बाद सेठ जी को लगा कि उनकी तबीयत अब कुछ ठीक हो रही है। अब क्या हुआ, बाहर निकलते ही वो हकीम जी को खूब गालियां देते, लेकिन हकीम जी बिल्कुल पेशेंस के साथ, यानी बिल्कुल आराम से धैर्य की मूर्ति बने होकर उनकी बात सुनते हैं। अब वो उन्हें बाहर ले जाते हैं, पेड़ के नीचे छांव में बिठाते। अब जो सेठ जी थे वो अपने मन में सोचते मेरी तबीयत थोड़ी ठीक होती जा रही है। तब हकीम जी बोले, सेठ जी मैंने तो पहले ही कहा था कि आप किसी बात का बुरा नहीं मानेंगे। पहले आप 4 कदम भी ना चल पाते थे, अब पूरा 1 घंटा उछलते कूदते रहे। आप खुराक तो अच्छी लेते हैं, पर शारीरिक श्रम बिल्कुल नहीं करते, व्यायाम नहीं करते, यही के आपकी बीमारी का कारण है। तो हकीम जी कहते हैं मैंने तो आपसे पहले ही कहा था आप नाराज नहीं होते। आप खाते तो इतना ज्यादा है, अच्छा खाते, लेकिन बिल्कुल भी शारीरिक वो नहीं है। हर चीज में सर्वेंट्स और गाड़ी पे आप निर्भर हैं। तो आपको थोड़ा सा शारीरिक यानी थोड़ा चलना कूदना भी है। पहले तो आप 4 कदम ही चलते थे, अब देखो आप 1 घंटा तक उछल कूद करते रहे। यदि आप कम खाएं और नियमित रूप से व्यायाम व योगासन करें तो शीघ्र ही स्वास्थ्य सही हो जाएगा। मुझे आप माफ कीजिए क्योंकि आपके इलाज के लिए मुझे कुछ सख्त कदम उठाने पड़े। तो कहते हैं अगर आप थोड़ा खाएंगे और अच्छे से व्यायाम भी करेंगे, एक्सरसाइज भी करेंगे, ये सब करोगे तो आप जल्दी ठीक हो जाओ। अगर मुझे माफ करना, आपको ठीक करने के लिए मुझे कठोर कदम उठाने पड़े। अब सेठ जी को क्रोध कुछ शांत हो गया था। हकीम जी की सम्मति को उन्होंने स्वीकार कर लिया। उचित खान पान और नियमित व्यायाम से वे कुछ ही दिनों में पूर्ण स्वस्थ हो गए। अब हकीम जी से उनकी रही सही नाराजगी भी मिट गई। तो अब क्या हुआ बच्चों, अब हकीम जी से जो नाराजगी थी सेठ जी की, वो धीरे धीरे कम होती गई। अब उन्होंने अपना खान पान कम किया, एक्सरसाइज पूरी करी, तो वो धीरे धीरे होकर सही होने लगे और उनकी तरफ उनकी नाराजगी भी कम होने लगी। वे हकीम जी के मित्र बन गए और उनकी प्रशंसा करने लगे। अब धीरे धीरे करके सेठ जी उनके मित्र बने और उनकी प्रशंसा करने लगे। ठीक है बच्चों, अब अगली क्लास में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।